सोचो, एक पुराना टाइपराइटर है जिसकी एक की बटन खराब है। जब भी आप उस पर कोई शब्द लिखते हैं जिसमें ए आता है, तो वो जगह खाली छूट जाती है। अगर आप उस पर स्पेनिश भाषा का शब्द टीएमओ लिखते हैं, जिसका मतलब होता है मुझे डर है, तो वो वैसा ही छपता है। लेकिन अगर आप उस खाली जगह पर हाथ से ए लिखते हैं, तो वो बन जाता है TEAAMEUA, जिसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। डर से लेकर प्यार तक का ये सफर तय करने में एक इंसान को पूरे 25 साल लग गए। दोस्तों, आज हम एडुआर्डो साचे की उस मास्टरपीस नोवेल द सीक्रेट इन देयर आइज की हर एक छोटी बड़ी डिटेल, हर एक डार्क सीक्रेट और हर एक साइकोलॉजिकल खेल को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया के पाठकों को झकझोर कर रख दिया था। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये कहानी है 3 तरह के प्यार की। एक वो प्यार जो बोला नहीं गया, एक वो प्यार जो एक जुनून बन गया, और एक वो प्यार जिसने इंसाफ के लिए एक इंसान को 25 साल तक एक जिंदा लाश बना दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इस केस की वो फाइलें खोलेंगे जो 25 सालों तक अर्जेंटीना के करप्ट सिस्टम की धूल फांक रही थी। हमारी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। बेंजामिन चपारो नाम का एक इन्वेस्टिगेटर अब रिटायर हो चुका है। रिटायरमेंट के खालीपन को भरने के लिए वो एक नोवेल लिखने की सोचता है, और वो कहानी कोई फिक्शन नहीं, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे डार्क केस है, जिसने उसे पिछले 25 सालों से चैन की नींद नहीं सोने दिया है। चपारो अपने उसी पुराने टाइपराइटर पर बैठता है जिसकी एक ही बटन खराब है। जैसे ही वो टाइप करना शुरू करता है, कहानी हमें फ्लैशबैक में 1970 के दशक के अर्जेंटीना में ले जाती है। 1970 का अर्जेंटीना, ये वो दौर था जब देश में राजनीतिक उथल-पुथल थी। चपारो एक जवान और तेज तर्रार क्रिमिनल कोर्ट इन्वेस्टिगेटर था। उसके डिपार्टमेंट में एक नई जज बनकर आई थी, इरीन हॉर्नोस। इरीन बहुत ही खूबसूरत, अमीर घराने की और बेहद पढ़ी लिखी महिला थी। चपारो को इरीन से पहली नजर में ही बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन दोनों के क्लास में इतना फर्क था, और इरीन की पहले से किसी और से सगाई हो चुकी थी, कि चपारो ने अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। वो बस खामोश से उसे चाहता रहा। इसी खामोश प्यार के बीच चपारो की टेबल पर एक ऐसा केस आता है जो उसकी और इरीन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। एक 23 साल की बहुत ही खूबसूरत और मासूम प्राइमरी स्कूल टीचर लियाना कोलोटो का उसके ही घर में मर्डर हो गया था। जब चपारो क्राइम सीन पर पहुंचता है, तो वहां का मंजर देखकर उसका खून खौल उठता है। लियाना का बहुत ही क्रूरता से रेप किया गया था, और फिर उसे बेरहमी से मार डाला गया था। लेकिन चपारो के दिमाग पर सबसे गहरा असर तब पड़ता है जब वो लियाना के पति रिकार्डो मोरालेस से मिलता है। मोरालेस एक सीधा साधा बैंक क्लर्क था। मोरालेस और लियाना की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था, और वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चाहते थे। चपारो जब मोरालेस की आंखों में देखता है, तो उसे वहां कोई आंसू नहीं दिखते। वहां सिर्फ एक ऐसा गहरा और खौफनाक सन्नाटा था जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस आदमी की आत्मा मर चुकी है। मोरालेस का प्यार इतना सच्चा था कि चपारो, जो खुद इरीन से प्यार करता था, मोरालेस के दर्द को अपने अंदर तक महसूस कर सकता था। चपारो मोरालेस से वादा करता है कि वो उस खूनी को ढूंढ निकालेगा और उसे उम्र कैद की सजा दिलवाएगा। मोरालेस उस वादे को अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट बहुत करप्ट था। चपारो के ही डिपार्टमेंट के एक दूसरे करप्ट ऑफिसर ने केस को जल्दी बंद करने के लिए 2 मासूम मजदूरों को पकड़ लिया और उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया कि उन्होंने पुलिस की मार से बचने के लिए झूठा जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन चपारो और इरीन को पता था कि वो मजदूर बेगुनाह है।
चपारो अपने करियर को दांव पर लगाकर उन मजदूरों को छुड़वाता है और असली खूनी की तलाश फिर से शुरू करता है। एक दिन चपारो मोरालेस के घर जाता है। मोरालेस उसे लियाना की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। वो तस्वीरें जो लियाना के होम टाउन चिविलकोय में खींची गई थीं। चपारो जब उन तस्वीरों को गौर से देखता है तो उसे एक पैटर्न नजर आता है। हर ग्रुप फोटो में लियाना के दोस्तों की भीड़ में पीछे खड़ा एक लड़का हमेशा लियाना को घूर रहा होता है। चपारो उस लड़के की आंखों पर फोकस करता है। वो नजर आम नहीं थी, वो किसी दोस्त की नजर नहीं थी। उस नजर में एक भयानक जुनून था, एक भूखी हवस थी। यहीं से कहानी का टाइटल आता है, द सीक्रेट इन देयर आइज। चपारो को उस लड़के की आंखों में खूनी का राज मिल गया था। उस लड़के का नाम था इसिडोरो गोमेज। गोमेज भी लियाना के ही होम टाउन का रहने वाला था और वो बचपन से ही लियाना पर बुरी नजर रखता था। लियाना के मोरालेस से शादी करके ब्यूनस आयर्स आने के बाद गोमेज भी शहर आ गया था। मर्डर के दिन के बाद से ही गोमेज गायब था। अब चपारो का शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन गोमेज को ढूंढना इतना आसान नहीं था। चपारो अपनी इन्वेस्टिगेशन में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त पाब्लो सैंडोवल की मदद लेता है। सैंडोवल एक बहुत ही जीनियस इंसान था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, शराब। सैंडोवल चपारो के लिए अपनी जान तक दे सकता था। सैंडोवल और चपारो चोरी छिपे गोमेज की मां के घर की तलाशी लेते हैं और वहां से गोमेज की लिखी हुई कुछ पुरानी चिट्ठियां निकाल लाते हैं। उन चिट्ठियों में कोई पता नहीं था, बस कुछ आम बातें लिखी थीं और बीच बीच में कुछ अजीब से नाम लिखे थे, जैसे मंडिया, रेने, उमर। चपारो को लगता है कि ये गोमेज के दोस्तों के नाम हैं। लेकिन एक दिन जब सैंडोवल एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है तो उसका जीनियस दिमाग एक गजब का कनेक्शन जोड़ता है। वो चपारो को बताता है कि ये नाम किन्हीं दोस्तों के नहीं है। ये नाम 1960 के दशक के रेसिंग क्लब अर्जेंटीना की एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नाम है। सैंडोवल चपारो से एक ऐसी बात कहता है जो पूरी नोवेल का सबसे गहरा सच है। वो कहता है, चपारो, एक इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, अपना नाम बदल सकता है, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपना भगवान, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक चीज है जो इंसान कभी नहीं बदल सकता, वो अपना जुनून, पैशन नहीं बदल सकता। गोमेज का जुनून था रेसिंग क्लब का फुटबॉल मैच। इतने सालों से मोरालेस क्या कर रहा था? मोरालेस हर रोज अपनी ड्यूटी के बाद रेटिरो रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था। वो हर रोज वहां से गुजरने वाले लाखों चेहरों को एक एक करके देखता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन गोमेज वहां से गुजरे और वो उसे पहचान ले। एक पति का प्यार देखिए, जो हर रोज लाखों चेहरों की भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल बर्बाद कर रहा था। लेकिन सैंडोवल की थ्योरी के बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल जाती है। रेसिंग क्लब का एक बहुत बड़ा मैच होने वाला था। चपारो, सैंडोवल और पुलिस की एक टीम उस खचाखच भरे स्टेडियम में पहुंचती है। लाखों की भीड़ में हर एक चेहरे को स्कैन किया जाता है और तभी सैंडोवल की नजर गोमेज पर पड़ जाती है। गोमेज पुलिस को देखकर भागता है। स्टेडियम की सीढ़ियों, गलियारों और भीड़ के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेस होती है और आखिरकार गोमेज पकड़ा जाता है। गोमेज को इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है। गोमेज बहुत ही शातिर था। वो अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लिए हुए सब कुछ नकार देता है। चपारो और सैंडोवल के हर सवाल का वो बहुत ही शांति से जवाब देता है। तभी रूम में इरीन की एंट्री होती है। इरीन, जो एक औरत होने के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल जज थी, वो समझ जाती है कि गोमेज जैसे साइकोपाथ से सच कैसे उगलवाना है। इरीन चपारो से कहती है, इस कमजोर और डरपोक आदमी को जाने दो। ये तो किसी औरत को छूने लायक भी नहीं है। इसके अंदर वो मर्दानगी है ही नहीं।
कि ये लियाना जैसी खूबसूरत औरत के साथ रेप कर सके। ये तो एक नामर्द है। इरीन के ये शब्द गोमेज के मेल ईगो पर सीधा वार करते हैं। गोमेज, जिसका लियाना के लिए जुनून उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, वो अपनी मर्दानगी पर उठा ये सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो चिल्लाकर कहता है कि हाँ, उसने ही लियाना को मारा है। गोमेज को उम्र कैद की सजा हो जाती है। मोराल्स को इंसाफ मिल जाता है। चपारो और इरीन को लगता है कि बुराई हार गई और सच्चाई जीत गई। लेकिन दोस्तों, ये एक आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब सिस्टम सड़ जाता है तो इंसाफ की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एक साल बीत जाता है। 1974 का समय आ चुका था। अर्जेंटीना में सरकार बदल चुकी थी और एक बहुत ही खौफनाक दौर शुरू हो चुका था, जिसे डर्टी वॉर कहा जाता है। सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए कुछ राइट विंग डेथ स्क्वाड्स बना लिए थे। उन्हें ऐसे क्रिमिनल्स की जरूरत थी जो बिना किसी रहम के लोगों का कत्ल कर सकें। एक दिन चपारो कोर्ट के काम से टीवी देखता है। न्यूज चैनल पर राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, चपारो की नजर उनमें से एक पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं, इसिडोरो गोमेज था। गोमेज सूट पहनकर, हाथ में बंदूक लिए, सरकारी प्रोटेक्शन में खड़ा मुस्कुरा रहा था। चपारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इरीन के पास भागता है। पता चलता है कि चपारो के ही डिपार्टमेंट के उस पुराने करप्ट ऑफिसर ने, जिससे चपारो ने दुश्मनी मोल ली थी, गोमेज को जेल से आजाद करवा दिया था और उसे सरकार का एक हिटमैन बना दिया था। अब गोमेज कानून से ऊपर था। वो चपारो और उसके करीबियों को खुली धमकियां देने लगा। चपारो की जान खतरे में थी। एक रात कुछ हथियारबंद सरकारी गुंडे चपारो के घर में घुसते हैं, लेकिन उस रात चपारो घर पे नहीं था। उसका दोस्त सैंडोवल अपनी पत्नी से झगड़ा करके चपारो के घर रुका हुआ था। सैंडोवल जानता था कि वो गुंडे चपारो को मारने आए हैं। एक सच्चे दोस्त की तरह सैंडोवल ने अपनी पहचान छुपा ली और चपारो की जगह खुद उन गुंडों की गोलियां खा ली। सैंडोवल ने अपनी जान देकर अपने दोस्त की जान बचा ली। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत और इरीन की जान को खतरे में देखकर चपारो को रातों रात ब्यूनस आयर्स छोड़कर मीलों दूर एक छोटे से शहर में छुपने के लिए भागना पड़ता है। वो ना अपने दोस्त को इंसाफ दिला सका, ना मोरालेस को, और ना ही इरीन से अपने प्यार का इजहार कर सका। डर ने उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। वक्त का पहिया घूमता है। पूरे 25 साल बीत जाते हैं। अब हम वापस 1990 के दशक में आ चुके हैं। 25 साल बाद रिटायर होने पर चपारो अपनी किताब के सिलसिले में वापस ब्यूनस आयर्स लौटता है। वो सबसे पहले इरीन से मिलता है। इरीन अब शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। दोनों के बीच का वो खामोश प्यार आज भी जिंदा था, लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। चपारो को इस कहानी का अंत चाहिए था। वो मोरालेस को ढूंढता है। मोरालेस अब शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में एक छोटे से फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला रहता था। चपारो मोरालेस के घर पहुंचता है। मोरालेस अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वो 25 साल पुराना खालीपन आज भी वैसा ही था। चपारो मोरालेस के सामने बैठकर अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो 25 साल से अपने अंदर जो गिल्ट लिए जी रहा था, वो मोरालेस के सामने रख देता है। वो माफी मांगता है कि वो गोमेज को सजा नहीं दिला पाया और उसे बीच रास्ते में छोड़कर भागना पड़ा। मोरालेस चपारो को बीच में टोकता है। उसकी आवाज में कोई दुख नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में कहता है, तुम्हें ये गिल्ट लेकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। चपारो, 25 साल पहले जिस दिन तुमने मुझे बताया था कि वो दरिंदा जेल से छूट गया है, मैंने उसी रात उसे ढूंढ लिया था। मैंने उसे किडनैप किया, अपनी कार की डिक्की में डाला
और इसी घर के बाहर उसे गोली मार दी। मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब मैं शांति से जीता हूं। चपारो ये सुनकर सन्न रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है कि चलो, आखिरकार उस हैवान को मौत तो मिल गई। मोरालेस की कहानी सुनकर चपारो उससे विदा लेता है और अपनी कार में बैठकर वापस जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक जासूस का दिमाग कभी शांत नहीं होता। चपारो को मोरालेस की एक बात बहुत अजीब लगती है। मोरालेस ने कहा था कि वो अब शांति से जीता है, लेकिन जो इंसान अपनी पत्नी को भगवान की तरह पूजता था, क्या वो सिर्फ एक गोली मारकर 25 साल तक शांति से बैठ सकता है? चपारो को मोरालेस की आंखों में कोई शांति नहीं दिखी थी। चपारो अपनी कार बीच रास्ते से घुमाता है और चुपचाप मोरालेस के फार्म हाउस पर वापस लौटता है। इस बार वो दरवाजा नहीं खटखटाता। वो घर के पीछे के हिस्से में जाता है। वहां एक पुराना छोटा सा खलिहान बना हुआ था। शीत का दरवाजा भारी लोहे का था और उस पर बाहर से बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। चपारो छुपकर उस दरवाजे की एक छोटी सी लोहे की जाली से अंदर झांकता है। अंदर बहुत ही घना अंधेरा था। वहां लोहे की छड़ों से बना हुआ एक पिंजरा था, बिल्कुल किसी जेल की अंधेरी कोठरी की तरह। और उस पिंजरे के अंदर एक बूढ़ा, कमजोर, हड्डियों का ढांचा बन चुका आदमी बैठा था। वो आदमी इसिडोरो गोमेज था। चपारो के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसकी सांसें अटक गईं। मोरालेस ने गोमेज को गोली नहीं मारी थी। मोरालेस ने 25 साल पहले गोमेज को किडनैप किया था और उसे इस अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। 25 साल, पूरे 25 साल से गोमेज उस छोटे से पिंजरे में एक जानवर की तरह रह रहा था। उसे रोज सिर्फ जिंदा रहने लायक खाना दिया जाता था, लेकिन मोरालेस उससे एक भी शब्द बात नहीं करता था। जब गोमेज ने 25 साल बाद चपारो को जाली से झांकते हुए देखा, तो उस दरिंदे की आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक बहुत ही डरावनी, रूह कंपा देने वाली भीख थी। गोमेज धीरे धीरे रेंगते हुए जाली के पास आया। उसकी आवाज 25 सालों में सूखकर एक फुसफुसाहट बन चुकी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जाली पर रखा और चपारो से कहा, प्लीज, प्लीज उससे कहो कि वो मुझसे कम से कम बात तो करे। 25 सालों का पूर्ण सन्नाटा, 25 सालों का खौफनाक अकेलापन। मोरालेस ने गोमेज को छुआ तक नहीं था, उसे मारा पीटा नहीं था। उसने बस उसे इस दुनिया से, इंसानों की आवाज से, रोशनी से, हर उस चीज से काट दिया था जो एक इंसान को इंसान बनाती है। गोमेज हर रोज मौत की भीख मांगता था, लेकिन मोरालेस उसे वो मौत भी नहीं दे रहा था। तभी चपारो के कंधे पर एक हाथ रखा जाता है। चपारो पीछे मुड़ता है तो वहां मोरालेस खड़ा था। मोरालेस के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने चपारो की आंखों में देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें वादा किया था चपारो, और मैंने लियाना की कब्र पर कसम खाई थी कि मैं इसे उम्र कैद की सजा दूंगा, और मैं अपना वादा निभा रहा हूं। चपारो वहां से बिना एक भी शब्द बोले खामोशी से लौट आता है। उसे समझ आ गया था कि असली उम्र कैद सिर्फ गोमेज की नहीं थी। गोमेज को कैद करने के लिए मोरालेस ने खुद को भी इस सुनसान जगह पर 25 सालों के लिए एक जेलर की तरह कैद कर लिया था। मोरालेस की जिंदगी भी 25 साल पहले उसी दिन खत्म हो गई थी, जिस दिन लियाना मरी थी। ये कोई बदला नहीं था, ये एक ऐसा इंसाफ था जो इंसान की आत्मा को अंदर तक खा जाता है। मोरालेस का प्यार इतना गहरा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक राक्षस को सजा देने में कुर्बान कर दी। इस खौफनाक सच को जानने के बाद चपारो की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने आज भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, तो उसकी बाकी की जिंदगी भी मोरालेस की तरह उस अकेलेपन की कोठरी में बीत जाएगी। चपारो अपने घर लौटता है। वो अपने उसी पुराने टाइपराइटर के पास जाता है। वहां कागज पर लिखा था, टेमो मुझे डर है। चपारो एक पेन उठाता है
और उस खाली जगह पर ए लिख देता है। तेमो बदल जाता है तेमो में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चपारो उठकर सीधा इरीन के ऑफिस जाता है और एक ऐसी खामोशी जो 25 साल तक दोनों के बीच थी वो हमेशा के लिए टूट जाती है। एक तरफ एक प्यार था जिसने इंसाफ के लिए 25 साल का नर्क चुना और दूसरी तरफ एक प्यार था जिसने 25 साल के डर को हराकर आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। दोस्तों, कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमारे दिमाग में दो बहुत ही गहरे और डिस्टर्ब कर देने वाले सवाल छोड़ जाती है। आइए डिटेक्टिव डायरीज के नजरिए से इस कहानी का थोड़ा डीप साइकोलॉजिकल और मोरल एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल, गोमेज के जुनून की साइकोलॉजी। तस्वीरों में गोमेज जिस तरह लियाना को घूर रहा था, क्या वो प्यार था? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी में इसे ऑब्सेशन कहते हैं। सच्चा प्यार किसी को आजाद करता है, लेकिन ऑब्सेशन उस पर कब्जा करना चाहता है। गोमेज लियाना से प्यार नहीं करता था, वो उसे सिर्फ अपनी जागीर, अपनी प्रॉपर्टी समझता था। जब उसने देखा कि लियाना किसी और के साथ खुश है, तो उसका मेल ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका लियाना का रेप करना और उसे मारना हवस का नतीजा नहीं था, वो पावर और कंट्रोल का खेल था। वो लियाना की जिंदगी, उसकी खुशी और मोरालेस का गुरूर तोड़ना चाहता था। गोमेज कोई आशिक नहीं था, वो एक शिकारी था जो अपनी जिद पूरी ना होने पर खिलौने को ही तोड़ देता है। दूसरा सवाल, मोरालेस का धर्म संकट, बदला या इंसाफ। कानून जब अंधा हो जाए तो एक आम इंसान क्या करे? क्या मोरालेस ने जो 25 साल तक किया वो इंसाफ था या एक खौफनाक बदला? फिलोसोफर कहते हैं कि इंसाफ समाज में बैलेंस वापस लाता है, इंसान को शांति देता है, लेकिन बदला इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मोरालेस ने गोमेज को 25 साल तक एक पिंजरे में कैद तो कर दिया, लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि उस पिंजरे की चाबी की रखवाली करने के लिए मोरालेस को भी उसी खलिहान में 25 साल तक एक जेलर बनकर कैद रहना पड़ा? मशहूर फिलोसोफर नीचे ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जब आप लंबे समय तक किसी अंधेरे खड्ड को घूरते हैं तो वो अंधेरा भी आपके अंदर झांकने लगता है। मोरालेस के साथ ठीक यही हुआ। एक राक्षस को सजा देने के लिए मोरालेस ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने दूसरी शादी नहीं की, उसके बच्चे नहीं हुए, उसने दुनिया नहीं देखी। जिस दिन याना की मौत हुई थी, मोरालेस की जिंदगी की घड़ी भी उसी दिन, उसी पल पर रुक गई थी। गोमेज तो सिर्फ फिजिकली उस पिंजरे में कैद था, लेकिन मोरालेस साइकोलॉजिकली अपनी ही बनाई हुई नफरत की जेल में 25 साल तक घुटता रहा। ये मोरालेस के प्यार की ताकत भी थी और उसके प्यार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी। उसने गोमेज से उसकी आज़ादी छीन ली, लेकिन गोमेज ने मोरालेस से उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। इस खेल में कोई नहीं जीता। दोस्तों, यही वो साइकोलॉजिकल गहराई है जो द सीक्रेट इन देयर आइज को एक आम थ्रिलर से उठाकर एक मास्टरपीस बना देती है। प्यार इंसान को भगवान भी बना सकता है, और अगर वो जिद पकड़ ले तो वो इंसान को एक ऐसा खामोश शैतान भी बना सकता है जो मौत से भी बदतर सजा दे। आप मोरालेस की जगह होते तो क्या करते? क्या प्यार में इंसान इस हद तक जा सकता है? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।